पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट सीखा था। मोल कॉन्सेप्ट जो है आपका डिफरेंट रिलेशनशिप बताता है। मास का मोल के साथ क्या रिलेशन होगा, मास का मॉलिक्यूल्स के साथ क्या रिलेशन है, एटम के साथ क्या रिलेशन है, और वॉल्यूम का के साथ क्या रिलेशन है। बेसिकली इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशंस। मान लो हमें कोई मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है, तो गिवन मोलिकुलर फार्मूला में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और उनकी परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन क्या रहेगी, रेशियो क्या रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, या फिर हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है तो उससे हम एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला कैसे बना सकते हैं। और लास्ट में रहेगा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी नई। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोलिकुलर फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मतलब होता है, यानी कि अगर मुझे कोई मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है तो उस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी कितने परसेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगी। यानी कि मान लो 100 ग्राम का सैंपल दे दिया हमें, जैसे ये ग्लूकोज ही दे रखा मुझे। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 180 ग्राम। तो 180 ग्राम में कितने ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितने ग्राम आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो लेट्स सपोज ग्लूकोज का 100 ग्राम सैंपल है, तो 100 ग्राम सैंपल में बता सकता हूं हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन कितने कितने परसेंट प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स रिस्पेक्टिवली, सिंबल्स एंड फार्मूला रिस्पेक्टिवली। एलिमेंट्स बेसिकली जो क्या होती हैं वो अपने सिंबल से रिप्रेजेंटेड किए, जैसे आयरन का सिंबल Fe होता है, नियोन का सिंबल है आपका Ne हो गया, Sn हो गया, लेड हो गया आपका, Sb क्या हो गया आपका एंटीमनी हो गया, As क्या हो गया आर्सेनिक हो गया। ये और बहुत सारे एलिमेंट, जैसे आपका कोबाल्ट आपका उसको कैसे लिखते हैं Co से निकेल आपका, Ni से Pt से प्लेटिनम, Au से गोल्ड, Ag से आपका सिल्वर लिखोगे। डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स लिखते टाइम हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट लेटर बड़ा लिखना होता है, सेकंड लेटर मेरा कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये तो हो गया एलिमेंट की बात है। तो मॉलिक्यूल्स के हम फॉर्मूले लिखते हैं। मॉलिक्यूल्स में और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट ने आपने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट जो आपका पार्टिकल्स होता है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जैसे आयरन, ये सब लिखिए, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो आपके कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। कहने का मतलब है वो एज ए सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दो ऑक्सीजन आइटम एक दूसरे से मिले हुए हैं। हाइड्रोजन है वो भी किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 की फॉर्म में। क्लोरीन है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, Cl2 की फॉर्म में। तो ये आपके यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, दो या दो से ज्यादा एटम से ये मिलकर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बेसिकली कंपाउंड क्या होते थे, हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कंपाउंड कब बनते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंस इन फिक्स रेशियो बाय मास। जैसे वाटर है, वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की। अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था CO2 का, तो कार्बन का 12 ग्राम रेशियो, ऑक्सीजन का कितना था हमारा 16:2, तो 12:32 हो जाएगा। तो 3:8 में अगर कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो CO2 बनाते हैं। उसके अलावा जैसे ग्लूकोज हमारी C6H12O6, तो इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट द एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंटेड। तो जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और वो सिंबल्स की फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे सुक्रोज होती है हमारी, सुक्रोज क्या होती है, केन शुगर बोलते हैं इसको, या टेबल शुगर जो आप खाते हो, केन शुगर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है हमारा C12H22O11। तो इससे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें पता चल रहा है इसमें कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें। मैथेन गैस है, उसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन तो देता है कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है, दूसरी इन्फॉर्मेशन देता है व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ द कंपाउंड। क्या कह रहा है कि जो फॉर्मूला है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका एक मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है ना,
कोई भी कंपाउंड है, इसका एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है प्लस किस किस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो उनकी रिलेटिव अमाउंट कितनी होती है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब 100 ग्राम का सैंपल दे दिया मीथेन गैस का मुझे, तो मैं उसमें बता सकता हूँ कि कितने ग्राम परसेंटेज माई मास जो होता है वो कार्बन प्रेजेंट है और कितने कौन प्रेजेंट है, हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है यहाँ से। सो बेसिकली व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन जो हम सीखने जा रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड वी बिगिन बाय मेजरिंग द मास एंड मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये कह रहा है कि अगर मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है किसी चीज का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, आप मुझे बता दो कि उसमें कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, कितने परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन में मोलिकुलर फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ, या उल्टा भी कर सकता हूँ। मुझे मोलिकुलर फार्मूला बता दो, तो उस मोलिकुलर फार्मूले को देखकर मैं बता सकता हूँ इसमें इतने ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, इतने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो जो भी प्रेजेंट होगा उसमें। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज बाई मास, या मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय द 100। जैसे अगर मुझे निकालना है ग्लूकोज में C6H12O6, इसमें निकालनी है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये निकालना मुझे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला की हेल्प से, कि कितना मास कार्बन का प्रेजेंट है इसमें डिवाइडेड बाय इसका ग्लूकोज का मोलर मास कितना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, जैसे अभी बताया था 180 होता है। आप कैलकुलेट करोगे इसको, 12 कार्बन का मास, सॉरी 6 कार्बन का मास प्लस 12 हाइड्रोजन का मास और 6 ऑक्सीजन का मास को जोड़ोगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 180। सो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन आ गई जो भी होगी, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन निकाली जा सकती है। तो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी से, एग्जांपल है, क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोडियम सल्फेट, एनसीईआरटी का ये। तो सबसे पहले तो आप 11th क्लास में होगा, आपको पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल है, किन किन मॉलिक्यूल्स का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और उनके मास कितने होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर तो क्या दे रखा है, सोडियम सल्फेट दे रखा है। आपको पता है सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट क्या होता है आपका Na2SO4, Na2SO4 दैट इज द सोडियम सल्फेट आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में बनाना सिखा लिया था, एक बार मैं बताता हूँ, हालांकि इस न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है। जैसे सोडियम कौन से ग्रुप का होता है, ग्रुप 1 का होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कि सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसमें 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, नेगलेक्ट कर देना साइन को, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं होती, हमेशा मतलब नंबर होती है एक वैलेंसी, एक पॉजिटिव में ही रहेगी, नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, Na2, ये तो इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये इसके नीचे इसके पैर में चला जाएगा और इसके पैर में चला जाता है, क्या बन जाएगा Na2SO4। ये इसका पार्ट नहीं है न्यूमेरिकल का, मैं जस्ट बता रहा था। हमें तो क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास फार्मूला है। अच्छा, इसमें पहले कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले सोडियम से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो कैसे निकालूंगा भाई, सोडियम का कितना मास है, यानी कि मास ऑफ सोडियम इन 1 molecule of Na2SO4 डिवाइडेड बाई टोटल, या टोटल की जगह सिंपल मोलर मास लिख सकते हो, mm मोलर मास ऑफ Na2SO4 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो देखो सोडियम, एक सोडियम का मास होता है 23, तो कितने सोडियम प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 सोडियम प्रेजेंट है, तो कितना लिखूंगा 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। नीचे Na2SO4 का मोलर मास कैसा होगा, क्या होगा, देखो Na2SO4 में 2 तो सोडियम प्रेजेंट है, एक सोडियम का मास कितना होता है 23, एक सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर का मास होता है 32 और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये आ जाएगा हमारा 142 आ जाएगा। तो कितना लिखूंगा 142 मोलर मास मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 46 100 डिवाइडेड बाई 142, तो ये आ गया हमारा 32.39% सोडियम प्रेजेंट इसमें।
नेक्स्ट हमें किसका निकाल सकते हैं, सल्फर का निकाल सकते हैं, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो वही सल्फर का मास, कितने सल्फर हैं, एक ही सल्फर है, तो एक सल्फर का मास कितना होता है 32 डिवाइडेड बाई मोलर मास किसका, मॉलिक्यूल का 142 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 3200 को 42 से डिवाइड कर दूंगा, 3200 डिवाइडेड बाई 142 तो कितना होगा 22.53% है। और लास्ट का हमारा ऑक्सीजन है, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन हेयर, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64, और पूरे का मास 142 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो डबल ही आएगा इससे, तो इसका डबल ही कर देता हूं मैं, तो बन जाएगा ये 45.07%। आपने ठीक किया है नहीं किया है उसको कैसे पता लगा सकते हैं, सभी परसेंटेज कंपोजिशन को जोड़ दो, कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो 22.53 प्लस 32.39 तो कितना आ गया हमारा 99.9, यानी कि हमारा अप्रोक्स कितना ये 100। ठीक है ना, क्योंकि 100 में से निकाला तो 100 ही आएगा ना। तो ये हमारा क्या है, हमें पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने परसेंट कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के जो एक सिंपलेस्ट एक मॉलिक्यूल होता है उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और किस किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला सिर्फ ये बताता है कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हो और वो किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं देता है। सो केमिकल फॉर्मूला में बी ऑफ द टू टाइप, वन इज द इंपिरिकल फॉर्मूला एंड अदर इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दो तरह के आपके फॉर्मूला होते हैं किसी भी कंपाउंड के। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, द फॉर्मूला विच गिव द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और इनकी सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है वो बताएगा। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस समझो, ये तो बताएगा एग्जैक्ट नंबर कितने हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रखा है मैंने C6H12O6, तो इसमें कार्बन 6 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 12 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 6, एक मॉलिक्यूल की बात चलती है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एग्जैक्ट नंबर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है, तो ये तो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर अगर मैं इसमें से 6 कॉमन निकाल दूं, इसको 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला क्या है, इंपिरिकल फॉर्मूला EF। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतने इतने प्रेजेंट हैं, बट उनकी सिंपल होल नंबर रेशियो प्रेजेंट है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है 1:2:1, तो ये डिफरेंस है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज क्या है H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये जो वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बता रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में, तो ये तो हमारा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या है इंपिरिकल फॉर्मूला, कैसे निकाल सकते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, इसमें से जो कॉमन नजर है, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा H1O1। ये हमारा क्या कहलाता है इंपिरिकल फॉर्मूला। ये तो बताता है कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट और किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास की और लेते हैं, लेट्स सपोज जैसे इथेन गैस हमारे पास, इथेन क्या होती है C2H6, तो इसमें 2 कॉमन नजर आ रहा है। देखो ये तो इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें से 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1:3 रेशियो में कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कार्बन रेशियो हाइड्रोजन। तो ये क्या आपका इंपिरिकल फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, क्या इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, आंसर है यस। देखो मान लो NH3 हमारे पास, ये हमारा NH3, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन का मतलब है ऐसा नंबर जो नाइट्रोजन यानी कि 1 को डिवाइड कर दो 3 को डिवाइड कर दे, तो ऐसा नंबर एक ही है, वो है 1, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे CH4 है, इसमें भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज टेबल शुगर, क्या बताता है इसका C12H22O11, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। देखो कार्बन और
हाइड्रोजन की रेशियो में तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, पर 2 को कौन डिवाइड कर रहा, 2 से कौन डिवाइड हो रहा है 11, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ये और इंपेरिकल फार्मूला भी ये होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब दोनों में क्या रिलेशन होगा, देखो रिलेशन ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n क्या है, n है कोई होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जैसे इसी से निकालते हैं H2O2, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1, ठीक है ना, तो 2 का हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू 12, तो कितना होगा, सॉरी 32, कितना होगा 34, H2O2 का मास होगा 34। अब इसमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना होगा H1O1, जिसका मास कितना होगा 17। तो n की वैल्यू निकाल सकता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दैट इज द 34 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास दैट इज द 17, ये क्या हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो क्या होगा हमारा 2, तो ये निकाल सकता हूं मैं 2, ठीक है। तो ऐसे इनके दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। सो नेक्स्ट हमारा, ये तो हमने निकाला था कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, तो उसमें हर एक की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी, लेकिन अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है तो उससे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं बना सकता हूं। तो अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या है, देखो क्या दे रखा है, ए कंपाउंड कंटेन द 4.07% हाइड्रोजन एंड 22.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। सिंस हर एक कंपोजिशन किस में दे रखी है, परसेंटेज में, और परसेंटेज का मतलब भाई 100 में से है, यानी कि मान लो 100 ग्राम का सैंपल है, इस कोई कंपाउंड अननोन कंपाउंड हमें नहीं पता, हमें इसका निकालना ही है, तो अननोन कंपाउंड है इसमें, तो अननोन कंपाउंड है, हमें इसमें सिंपल क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इनके परसेंटेज कंपोजिशन देखे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को निकालने के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। टेबल में क्या लिख लोगे, पहले लिख लोगे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड लिख लोगे उनकी परसेंटेज कंपोजिशंस, थर्ड लिख लोगे उनका मोलर मास, एटॉमिक मास होगा एक्चुअली, एटॉमिक मास क्योंकि एटम की बात करें हम। फोर्थ लिख लोगे उनका मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स हर एक एलिमेंट के मोल्स हैं। नेक्स्ट आएगा रिलेटिव मोल्स, रिलेटिव मोल्स क्या होते हैं बताऊंगा अभी। और नेक्स्ट आएगा उनकी सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होगी, ठीक है। तो सिंबल कौन से हैं भाई, जो पड़े प्रेजेंट है आपके, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नेक्स्ट कौन आपका कार्बन प्रेजेंट है, और नेक्स्ट कौन आपका क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इसकी परसेंटेज दे रखी है 4.07%, लिखने की जरूरत नहीं है, 24.27 है, और कौन है हमारा क्लोरीन कितनी है 71.6% क्लोरीन आपकी। एटॉमिक मास आपको हाइड्रोजन का पता है कितना होता है 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और क्लोरीन का मास होता है 35.5। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि मोल्स किसे लिखते हैं एन से लिखते हैं, तो कैसे निकलते हैं जीएम यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका, जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है वो 100 ग्राम में से मास ही तो है उसका, तो 4.07 डिवाइडेड मोलर मास कितना है 1, तो कितना आ गया 4.07। गिवन मास कार्बन का कितना है, कार्बन का गिवन मास है 24.2%, ये जो मास है सॉरी ग्राम, तो 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो 12 से डिवाइड करूंगा इसको कितना आएगा 2 के आसपास आएगा, ये 24.27 डिवाइडेड बाई 12, तो 2.0225 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में है आपका क्लोरीन के मोल्स निकाला, क्लोरीन का मास कितना है 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, तो 71.65 डिवाइडेड बाई 30.5, तो ये भी कितना होगा 2.01। नेक्स्ट में निकालना रिलेटिव मोल्स है, तो रिलेटिव मोल्स ये वाला स्टेप क्रूशियल है, इसको ध्यान रखना कैसे निकालना है। रिलेटिव मोल्स का मतलब है एक दूसरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके मोल्स में क्या रिलेशन है, तो उसको कैसे निकालते हैं, जो इस वाली टेबल्स में मोल्स वाली टेबल में जो सबसे छोटा नंबर है
उसको उठाओ और उससे हर एक को डिवाइड कर दो। तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन है, ये 4.07 है, ये 2.00225 है, और ये कितना है 2.01। तो सबसे छोटा कौन है ये, ठीक है। दो नंबर एक जैसे मैच होते हैं तो उसमें भी वही दिक्कत नहीं, सबसे छोटा तो वही रहेगा। तो इससे इस वाले नंबर से तीनों को डिवाइड कर दो, तो रिलेटिव मोल्स क्या आ जाएगा, ये इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4.07 डिवाइडेड बाई 2.01, तो ये हमारा आ गया 2.02। सिमिलरली इसको भी करूंगा 0.225, तो 2 ऑलमोस्ट दोनों दो ही हैं, तो एक आ जाएगा ये, और इससे करूंगा डिवाइड तो ये तो एक आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट में सिंपल होल नंबर रेशियो। देखो यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एक ही जैसे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2 है, ऑलमोस्ट 2 के आसपास है, ये हमारा कितना है 1 है, ये 1 है। अगर सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है तो उसको सिंपल होल नंबर रेशियो बना सकता हूँ। लेट्स सपोज इसमें क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लो इसमें जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन है, मान लो ये आ जाता हमारा 1.5 आ जाता, ठीक है, ये आ जाता मेरा 2 आ जाता, और ये आ जाता लेट्स सपोज 3 आ जाता। तो ये 1.5 है, सिंपल होल नंबर नहीं है, इसको मैं होल नंबर बनाता, तो मैं तीनों को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे ये तीनों की तीनों किस में बन जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सिंपल होल नंबर रेशियो, ये वाला स्टेप इसलिए होता है। तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सिंपल होल नंबर रेशियो दिख रही हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया हर एक एलिमेंट की। अब याद करो इंपेरिकल फॉर्मूला की क्या डेफिनेशन थी। इंपेरिकल फॉर्मूला ये बताता था कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और इनकी सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होगी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना, इधर ही लिख देता हूं मैं, ये वाला टेबल में बनाना है, नीचे बनाना है, क्या करना है, देखो मेरे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और कौन है, क्लोरीन है। देखो कार्बन वाले सामने कितना है, 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा। हाइड्रोजन के सामने कितना है, 2 आया, तो कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। और क्लोरीन के सामने कितना है, 1 है। तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें पता है इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज द फॉर्मूला विच टेल्स अस अबाउट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स एंड देयर सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, वो हमारा C1H2Cl1, 1 को लिखो या नहीं लिखो तो ऐसे लिख सकते हो CH2Cl, एक तो यही निकालना था, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेशन क्या बताया था, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये रिलेशन बताया था। और N की वैल्यू कैसे निकलती थी, N की वैल्यू याद करो, वाले हमारे बताया था, N की वैल्यू निकलती थी मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास कहां से आएगा, दे रखा उसने, कितना दे रखा है 98.96, सो 98.96। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा, जोड़ लो इसको। कार्बन कितनी है, 1 है, तो 12। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो 1 × 2। क्लोरीन कितनी है, 35.5 है, तो उसको जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा ये 35.5 डिवाइडेड बाई 12 + 2, तो ये आ गया मेरा 49.5। तो डिवाइड कर दो, 49.5 डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5, तो ये आ गया मेरा अप्रोक्स 2 आ गया। तो 1.9999 तो उसको 2 ही लिख सकता हूँ, तो 2 आ गया हमारा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है CH2Cl, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये C2H4Cl2, तो ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला मान गया, ठीक है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, होम एग्जाम में मिलने के 100% चांसेस हैं। तो इसको अच्छे से देख लेना, क्या करना है, डिफरेंट कंपोजिशन दी होगी, डिफरेंट कंपोजिशन है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले उसका सिंबल लिख लोगे जो भी है, तो हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फिर उसकी परसेंटेज कंपोजिशन लिख लोगे, फिर उनके एटॉमिक मास निकल लोगे, मोल निकाल ले, मोल कैसे निकाल ले, गिवन मास डिवाइडेड बाय मास, जो इनके जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है वो 100 ग्राम भी होती है, तो उसका गिवन मास होगी, गिवन मास को हर एक को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है, रिलेटिव मोल्स। रिलेटिव मोल कैसे निकालते हैं, इस वाले टेबल में से सबसे जो छोटा नंबर है हर एक को डिवाइड कर दोगे, उन नंबर को चेक करोगे, अगर वो होल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दूंगा। अगर होल नंबर नहीं है तो मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने, वो तो मैथमेटिक्स का काम है, एक ऐसे नंबर से सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे होल नंबर। अच्छा याद रहे
जिस नंबर से आप मान लो लेट्स सपोज यहाँ पर 2.5 आ जाता है, वही बात है फिर से 2.5 ले लो या कुछ भी और ले लो, जैसे 3.3 ले लो, 3.3 आता है, तो 3.3 को मैं होल नंबर बना के क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करते कितना बन जाएगा, ये अप्रोक्स ये बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो देखो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई की है, मान लो इस वाले को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो हर एक को मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं कि इनको इसको अलग से, ठीक है। तो वो सिंपल होल नंबर एक आ जाएगी। वो क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला से क्या निकालूंगा मैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लूंगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास को मोलर मास जो दिया होगा तो उससे डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी, तो एन की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टोशियोमेट्री। अब स्टोशियोमेट्री को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टोशियोमेट्री क्या होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस, फर्स्ट चैप्टर आया था जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें क्या पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन क्या थी, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, वो हमारी क्या थी, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 2Mg+O2, 2MgO, ठीक है ना। उसमें कंप्लीट क्या बताता है, वो बताता है हमें कि कौन से एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, उनका क्या क्या फार्मूला है और वो उनका मास कितना है। फिर हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट्स के सामने, हर एक मॉलिक्यूल्स के सामने जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, देखो क्या है स्टोशियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमोंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन रिएक्शन। कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है भाई, क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे लेट्स सपोज 2H2 + O2 क्या बन जाएगा, 2H2O, ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो रेशियो, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मोल, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 मोल, और वाटर कितने हैं, 2 मोल। तो क्वांटिटेटिवली क्या रिलेशनशिप है रिएक्टेंट के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में, वो बताता मुझे स्टोशियोमेट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री इज डिराइव्ड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्टोसियोन और दूसरा है मिट्रॉन, ठीक है। स्टोशियन का मतलब होता है एलिमेंट और मिट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो एलिमेंट्स को मेजर करना, यानी कि एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी है उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है क्वांटिटेटिवली, ठीक है। सो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन इक्वेशन मींस द नंबर ऑफ द टाइम्स एन एंटिटी हैज बीन रिपीटेड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक एंटिटी कितने टाइम्स रिपीट की गई है उसको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक। जैसे ऊपर बताया था, ऊपर वाले में देखो हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पूछ ले तो उसको बोलना 2, ऑक्सीजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछ ले तो उसको बोलोगे 1, क्योंकि ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं लिखा तो 1 मानूंगा। और वाटर का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 2। दूसरा एग्जांपल देखो N2 + H2 किसकी फॉर्मेशन होगी, अमोनिया की। अब देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, अगर इस वाली इक्वेशन में आपने स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता दिए तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सबका क्या लगेगा 1 1 1। पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करूंगा इसको N2 + 3H2 क्या बन जाएगा, 2NH3। अब इस वाले इक्वेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ हाइड्रोजन का, तो आप क्या कह दोगे, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं है तो 1 लिखूंगा। हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछे तो क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। और अमोनिया का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछे तो क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा। तो वी कैन टेल अबाउट द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स इन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आना, ये वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है इसमें, सॉल्विंग ऑफ स्टोशियोमेट्रिक प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ए केमिकल इक्वेशन। दी प्रॉब्लम में बी क्लासिफाइड है। देखो मोल टू मोल रिलेशनशिप बता सकती है। मोल टू मोल का मतलब देखो क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया बनती है, 2 मोल बनते हैं। या हम बोल सकते हैं 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कितने मोल बनते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन बनता है। तो मान लो अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ भाई 2 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया बनेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे मैं एग्जांपल भी कर रहा हूं तो सबसे सिंपलेस्ट एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, है क्या ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। कई लोग तो कंफ्यूज आ रहे होंगे। देखो क्या है, N2 + 3H2 2NH3। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लूंगा। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर मुझे पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद कितने मोल के साथ रिएक्शन कर रही है, 3 मोल H2 एंड प्रोड्यूस्ड 2 मोल अमोनिया। तो अगर कोई भाई साहब मुझे पूछे कि मैं आपको 4 मोल नाइट्रोजन दे रहा हूं, 4 मोल नाइट्रोजन,
और ये हाइड्रोजन का कोई चक्कर नहीं है, हाइड्रोजन तो एक्सेस में है, भरपूर है। तो बताओ 4 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया बनेंगे। तो आप कह सकते हो कि भाई 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं, तो 4 मोल से कितने बनेंगे, तो 4 × 2 कितने बनेंगे, 8 मोल बनेंगे। तो ये मोल टू मोल रेशियो चलेगी, ठीक है। दूसरा हो सकता है मास टू मास रिलेशनशिप भी हो सकता है। मास टू मास रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जैसे अभी इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, कोई और ले लो, ऊपर वाले लो, कोई बात नहीं। H2 + O2 क्या बन जाएगा, 2H2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है और हाइड्रोजन टोटल है 4, 2 × 2 4, तो यहाँ पर 4 ग्राम। ऑक्सीजन का मास 32, सॉरी आपका 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 32। और यहाँ पर वाटर का मास होता है 18, तो कितना हो जाएगा 36। तो ध्यान दो, अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है, 36। तो यहाँ पर क्या है, मास के साथ रिलेशनशिप बता सकता हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में। तो अगर आपसे कहे कि ऑक्सीजन बहुत प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का कोई चक्कर नहीं है, तो बताओ 8 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम वाटर बनेगा। तो आप कह रहे हो कि 8 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम वाटर बनेगा। तो आप कहोगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से अगर 36 ग्राम वाटर बनता है, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम बनेगा, डबल कर दो, क्योंकि डबल है तो डबल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा मास टू वॉल्यूम रिलेशन से भी निकल सकता है। मास टू वॉल्यूम रिलेशन का मतलब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये वाले होगी, ठीक है, या दूसरी ले लो, सिंपलेस्ट ले लेते हैं, N2 + 3H2, ठीक है। तो बन जाएगी 2NH3। ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, और ये भी, तीनों चीजें ना क्या होती हैं, गैस होती हैं। हमें बोल दिया इनका मास दे रखा है, इसका मास कितना होता है 28 ग्राम, इसका मास कितना होता है 6 ग्राम हो जाएगा, 6 8 ना 6 ग्राम। और इधर मास नहीं बताया, इधर बता दिया वॉल्यूम, ठीक है ना। इधर वॉल्यूम बता दिया, लेट्स सपोज 44.8 लीटर, ठीक है। तो इसमें बोल दिया कि 28 ग्राम हाइड्रोजन से 44.8 लीटर अमोनिया बनती है। तो बताओ कि 14 ग्राम नाइट्रोजन से कितनी बनेगी। तो आप क्या कर दोगे, आपको पता है कि 28 से इतनी बन रही है, तो 14 इसका हाफ, तो कितनी बनेगी 22.4 लीटर। यानी कि मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप बता सकते हैं। और लास्ट है वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप बता सकते हैं, वो तो बहुत ही आसान है। क्या, देखो लेट्स सपोज इसका मेरे पास है 22.4 लीटर और इसका मेरे पास है 3 × 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसका बता सकता हूँ 2 × 22.4 लीटर आपका, ठीक है ना। तो इसके न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, उससे बहुत ही आसान होगा। यहाँ से तो आपको पता नहीं क्या समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। देखो, determine the empirical formula of an oxide of iron which has the 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass। तो पहले तो ये वाला इससे रिलेटेड जो पिछले वाला क्या था एग्जांपल, उससे रिलेटेड है, इसको निकालते हैं। देखो क्या बता दें मैंने, सबसे पहले मैं सिंबल्स लिख लूंगा। क्या लिखूंगा, सिंबल। कौन कौन दे रखा है, ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज द आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe। और कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा O, ठीक है। उसकी परसेंटेज है, परसेंटेज दे रखी है, आयरन की परसेंटेज है 69.9, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 30.1, ठीक है। फिर उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास आप याद कर लोगे कितना होता है 56 होता है, 56, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का मास आपको पता है कितना होता है 16 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा मैंने, मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकले, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 69.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 56। तो डिवाइड करोगे इसको, कितना बन जाएगा 69.9 डिवाइडेड बाय 56 है, तो बन जाएगा हमारा 1.248, ठीक है। और इधर बन जाएगा 16, अब 16 तो इसका क्या एटॉमिक मास है। तो एक्चुअली मुझे गिवन मास यानी कि 31 पॉइंट गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करना था। ये बन जाएगा 30.1 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो गया हमारा 1.88। नेक्स्ट बताया था रिलेटिव मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रिलेटिव मोल्स। रिलेटिव मोल्स में बताया था इस वाले टेबल में सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो और उसको हर एक से डिवाइड कर दो। तो इस वाले टेबल में 1.88 में से और 1.248 में से ये वाला छोटा है, तो उसको डिवाइड कर दूंगा सबको। 1.248 डिवाइडेड बाई 1.284 जो भी है, इसको इससे डिवाइड कर दिया हर एक को। तो इसको इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा सिंपल,
ठीक है, और इसको फिर डिवाइड करना है 1.248 से, तो ये मैं लिख रहा हूँ देखो 1.1 आया हुआ है, ठीक है ना, तो बन गया सॉरी 1.5 देखो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको सिंपल होल नंबर में लेके जाना। एक तो पहले से होल नंबर है लेकिन 1.5 होल नंबर नहीं है, तो 1.5 को होल नंबर कैसे बना सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अच्छा नंबर सबसे छोटा चूज करना, देखो 4 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6 बन जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। पहले 1 से ट्राई करोगे, 1 से तो होगा नहीं, 2 से ट्राई करोगे, फिर 3 से ट्राई करोगे, फिर 4 से ट्राई करोगे, ऐसे ट्राई करते जाओगे। तो 2 से ट्राई किया तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आ जाएगा, इसको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताया था, जो ये वाली रेशियो आई है उसके पैर के नीचे लिख दूंगा, देखो आयरन है, आयरन के पैर के नीचे लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, और ऑक्सीजन के पैर के नीचे लिख दूंगा 2, तो ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। और इसमें पूछा भी क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है, तो मेरा काम बन गया Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा है, इसी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बर्निंग, सॉरी कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वो वेल्डिंग फ्यूल है, यानी कि वेल्डिंग वाली जो आपकी गैस होती है, सिलेंडर होते हैं, उसमें कोई गैस भरी हुई है, और उसने कहा कि गैस में एक तो कार्बन प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है उसमें, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव द 3.38 ग्राम ऑफ द CO2 एंड 0.69 ग्राम ऑफ द वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि इसको बर्न करता हूं थोड़ा सा सैंपल, तो इतने ग्राम तो CO2 प्रोड्यूस करता है और इतने ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और कोई चीज नहीं बनी, ठीक है। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी इतना। कैलकुलेट, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मोलर मास निकालना है गैस का, एंड मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो बहुत ही बढ़िया एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है। शुरुआत करते हैं इसकी, चलो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो क्या दे रखा है, अच्छा एक चीज जो बता रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से समझना, वो बहुत ही एक रामबाण चीज है। क्या है, देखो इसमें क्या दे रखा है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है और कुछ नहीं है। जो गैस है उसमें कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। लेट्स मान लिया फॉर्मूला क्या है उसका, मान लिया मैं फॉर्मूला है CXHY, ठीक है ना। एक्स और वाई में निकाल लूंगा, ध्यान से समझना। फॉर्मूले में उसने कहा है, उसने साफ साफ लिखा है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो फॉर्मूला ऑब्वियसली क्या होगा भाई, फॉर्मूला या तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना इसको, फॉर्मूला या तो C1H4 होगा, या C2H6 होगा, या C3 वटेवर जो भी है वो होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना, सी के नीचे कुछ नंबर होगा, एच के नीचे कुछ नंबर होगा। मान लिया मैंने सी के नीचे नंबर एक्स है और वाई एच के नीचे नंबर को ना वाई, इसका फॉर्मूला मान लिया। लेट्स सपोज CXHY इज द मोलिकुलर जो भी फॉर्मूला है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला मान लिया, ठीक है। अब बर्निंग आपको पता है किसकी प्रेजेंस में होती है, बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। तो बर्निंग होगी, तो उसने कहा है कि बर्निंग में एक कुछ तो CO2 प्रोड्यूस हुआ है और कुछ वाटर प्रोड्यूस हुआ है। ले भाई लिख दिया मैंने, CO2 प्रोड्यूस हुई है और कौन प्रोड्यूस हुआ है, वाटर। क्लियर है यहां तक, क्या किया, कुछ नहीं किया। मान लिया फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला है CXHY, और उसकी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं मैं, जैसे हम लिखते हैं ना, आपने उसमें 10th क्लास में पढ़ा था ना, CH4 मेथेन गैस थी, उसकी बर्निंग लिखी थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या लिखा था, CO2 बनी थी और क्या बना था, H2O, ठीक है। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी थी आपने, क्या बना था, इधर लगा था 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नंबर होगा, यहाँ पर भी कुछ नंबर होगा, यहाँ पर भी कुछ नंबर होगा, यहाँ पर भी कुछ नंबर होगा, ये मान ली इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है, यानी कि जितने कार्बन इस साइड हैं उतने ही कार्बन उस साइड होंगे, जितने हाइड्रोजन इस साइड हैं उतने हाइड्रोजन उस साइड होंगे, और जितने ऑक्सीजन इस साइड हैं उतने ही ऑक्सीजन उस साइड होंगे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन अगर आपके समझ में आ गई तो कभी भी मार नहीं खाओगे ऐसे न्यूमेरिकल्स में, और ऐसे न्यूमेरिकल्स पक्के मिलते हैं नीट में, जेई वगैरह में, ठीक है ना। पूरा ऐसे ये नहीं कह रहा मैं कि ऐसा पूरा न्यूमेरिकल आ जाएगा, नहीं, उसका यूज होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सेस में यूज होता है, ठीक है। देखो सीखो इसको, कार्बन कितने इस साइड है, एक्स, और कोई कार्बन नहीं है, तो इस साइड भी कार्बन कितने होंगे, पक्का एक्स होंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स। भाई यहाँ पर 1 है, 1 की और एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो एक्स आएंगे, तो मतलब कार्बन बैलेंस होंगे। यहाँ पर एक्स है तो कार्बन यहाँ पर भी कितने होंगे, एक्स होंगे, ठीक है। चलो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, वाई है, तो इधर भी कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन वाई होने चाहिए। तो अगर मैं इधर वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, तो बैलेंस नहीं हुई, इधर तो y हो गए तो कितना 2y, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना इसको। देखो
इधर कार्बन एक्स है, कार्बन एक्स है, एक्स कार्बन है, तो इधर भी कार्बन कितने होने चाहिए, एक्स होने चाहिए भाई, XCO2 यानी कि 1 × एक्स, तो कार्बन का होगा फंडा, ठीक है। इधर हाइड्रोजन वाई थे, इस बॉक्स में लिखता हूं वाई हाइड्रोजन है हमारे पास। इधर कितने हैं लेकिन देखो H2O में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसको y से मल्टीप्लाई करोगे कितने 2y हो जाएंगे, तो y इधर है 2y है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो तभी तो y इक्वल होंगे, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने y/2 से, तो हाइड्रोजन का भी मामला खत्म हुआ, निपटा। रह गई ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 2 है, बट इधर ऑक्सीजन कितनी है, इधर ऑक्सीजन है यहां से 2 × x यानी कि 2x, ध्यान देना 2 × x, तो 2x ऑक्सीजन ये रही, और ऑक्सीजन इधर भी दिख रही है मुझे, तो यहां पर 1 है, ये 1 × y/2, तो 1 × y/2, तो टोटल ऑक्सीजन रही 2x + y/2, इतनी ऑक्सीजन है। तो इतनी ही ऑक्सीजन इधर होनी चाहिए, तो बताओ इसको इससे कैसे बना सकता हूं इक्वल, तो यहां पर मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर अगर ध्यान से देखो आप, इधर ऑक्सीजन हमारी है 2, ठीक है, तो अगर इस 2 को पूरे से मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, x प्लस आपका कितना करना y/4 से, ध्यान से देखना, पूरे से मल्टीप्लाई करना 2 को, 2x × 2y / 4, ये कट गया, तो 2x / y/2 वही तो है ना, 2x + y/2, यानी कि इस ऑक्सीजन को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x + y/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी इधर भी ऑक्सीजन इक्वल हो जाएंगी और उधर भी ऑक्सीजन। तो कट करना, CxHy किससे मल्टीप्लाई करना है, x + y/4 से करना है, x + y/4 O2 XCO2 एंड y/2 H2। आप चेक कर सकते हो हर एक एलिमेंट इक्वल है, देखो x कार्बन है तो x कार्बन है, हाइड्रोजन y है तो हाइड्रोजन y है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है हमारी 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x + y/2, तो इधर भी कितनी है 2x + y/2, ठीक है ना। तो अब हमारा मामला सेट है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब निकालना क्या है, पहले इंपेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला और मोलुलर मास ऑफ द गैस निकाल देंगे। देखो क्या कह रहा है, सैंपल को जब बर्न किया तो कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुई, 3.38 ग्राम प्रोड्यूस हुई, यानी कि जो XCO2 हैं उनका मास पक्का कितना होगा, 3.38 ग्राम होगा। भाई इसको बर्न करूंगा तो XCO2 मिल रही है और उसका मास दिया हुआ है 3.38, ठीक है। सिमिलरली वाटर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटर y/2, वाटर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, y/2 वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मास मेंशन किया है, कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है, 0.690 ग्राम, ठीक है। अरे ठीक है ना, तो देखो क्या है, यानी कि x वाटर मोलिक्यूल्स का मास है कितना, XCO2 थी हमारी, y/2 में वाटर, तो y/2 वाटर मोलिक्यूल का मास कितना है 0.690, ठीक है। और XCO2 का मास दे रखा है उसने, XCO2 मोलिक्यूल्स का मास दे रखा है कितना, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, ये काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाने वाला है, इतने ग्राम, ठीक है। अब हमें पता है, देखो 1 मोल CO2 हैज मास, एक CO2 के मास का तो पता है हमें, सिंपल जोड़ दो, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, यहां से दो हैं तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो अगर एक का 44 ग्राम है तो x का इतने दे रखा है, तो मैं निकाल सकता हूं कि कितने मोल है। मोल कैसे निकालते हैं आप, याद करो, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है, ये रहा, और मोलर मास कितना है, ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो 3.38 डिवाइडेड बाई 44, तो मोल आ गए कितने 0.068, यानी कि किसके मोल आए हैं, मोल्स ऑफ CO2।
सिमिलरली मोल्स किसके निकाल सकता हूं मैं, वाटर के। देखो वाटर का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ H2O वो कितना होगा, 18 ग्राम होता है। ठीक है, एक मोल वाटर का मास कितना है, 18 ग्राम। 1 या ऐसे बोल सकता हूं 18 ग्राम H2O किसके इक्वल होगा, 1 मोल। ठीक है, तो यहां से देखना वाटर कितनी है, Y/2 वाटर मोल्स हैं, यानी कि Y/2 वाटर मोलिक्यूल्स का है। तो Y का कितना हो जाएगा, देखो Y/2 का इतना, तो Y का होगा हमारा 0.690 इंटू डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.690 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1.38। ठीक है, तो 1.38 ग्राम जो आपके वाई मोल्स का है। तो देखो मोल्स कैसे निकाल जाएंगे, यानी कि वाई की वैल्यू कैसे निकल जाएगी। देखो 18 ग्राम में है 1 मोल, 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1/18। तो इतने ग्राम में 1.38 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1.38 डिवाइडेड बाई 18। सो 1.38 डिवाइडेड बाई 18, तो कितने मोल हो गए, 0.066 ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये वाला मास आया है वाई मोल का आया है, लेकिन हमारे पास तो Y/2 मोल है। ठीक है ना, तो बेसिकली मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू का पता चल गया। ये तो है मेरी x की वैल्यू और ये क्या है, y की वैल्यू। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CxHy। x की वैल्यू कितनी आई है 0.0 और y की वैल्यू कितनी है 0.0। इसको होल नंबर में लेकर जाओ भाई, दोनों को डिवाइड कर दो, जो छोटा नंबर है, छोटा वाला कौन है, ये वाला छोटा है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.0768 डिवाइडेड बाई 0.766 है, ऑलमोस्ट एक ही आ गया C1। तो इसको तो इसी से डिवाइड करोगे तो वो तो 1 आएगा ही। ये आ गया हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल देंगे, क्या दिया हुआ है और एक्स्ट्रा चीज दी हुई है कि 10 लीटर इस गैस का मास है 11.6 STP पर। 10 लीटर ऑफ दिस गैस ले रहा हूं मैं CxHy, कितना मास है उसका 11.6। याद करो मोल कंसेप्ट, STP पर कोई भी गैस अगर है वो 22.4 लीटर है एट STP 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस है तो उसमें कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है। ठीक है, तो 22.4 लीटर में 1 मोल है। ठीक है, 1 लीटर में कितने मोल होंगे, 1 लीटर हैज मोल, तो 1 डिवाइड बाई 22.4 मोल। ठीक है ना, तो हमें कितना दे रखा है, हमें तो 10 लीटर दे रखा है, तो 10 लीटर हैज मोल, 10 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 22.4, तो कितने मोल आए 0.446 मोल, यानी कि एक्चुअल में कितने मोल लिए हैं उसके, 1 मोल, सॉरी इतने मोल। ठीक है ना, तो इतने मोल का मास दे रखा उसने 11.6, 0.446 मोल ऑफ CxHy गैस, कितना वेट है 11.6 ग्राम। तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का 11.6 डिवाइडेड बाई 0.446 है, तो दैट इज 11.6 डिवाइडेड बाई 0.446, तो इसका मास होगा 26 ग्राम। ठीक है, तो ये 1 मोल का मास होगा। अब मेरे पास मोलर मास है, 1 मोल का मास तो मोलर मास ही होता है ना, तो 1 मोल का मास है। ठीक है, एन की वैल्यू निकाल सकता हूं, एन की वैल्यू क्या उससे बताई थी, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया 26 और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, देखो ये आ चुका है C1H1, तो कितना होगा 12 + 1 कितना हो गया 13, कितनी आ गई 2 वैल्यू। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है ना, एन की वैल्यू आ गई 2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा,
फॉर्मूला बन जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 2 आ चुकी है, मोलिकुलर फॉर्मूला की वैल्यू थी C1H1, तो क्या बन जाएगा C2H2। तो ये गैस होगी, ठीक है। इस गैस का नाम क्या है? इस गैस का नाम है इथाइन या एसिटिलीन, एसिटिलीन। याद करो C2H2 का 10th क्लास में निकाला था फॉर्मूला, क्या नाम था इसका? इथाइन। इसकी शेप कैसी आई थी? ट्रिपल बॉन्ड वाली थी ना, ये वाली थी, ठीक है। चेक कैसे कर सकते हो क्या मेरा सही है नहीं सही है? इसका मोलर मास निकाल लो। देखो कार्बन का मास कितना आता है? 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। देखो 26 है, और यहां से भी कितना निकला मेरा? 26 है। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या कहां से शुरुआत की? दोबारा देखो क्या दे रखा था? बड़ा न्यूमेरिकल है काफी। क्या दे रखा था? मुझे दे रखा था कि सैंपल में कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसके बर्न, इसका कुछ सैंपल है, हमें नहीं पता कितना है, और वही निकालना है कितना। कुछ सैंपल बर्न किया, उसके बर्न करने से इतने ग्राम तो CO2 प्रोड्यूस हुई, उतने ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो इसके लिए दैट इक्वेशन इज वेरी वेरी कंपल्सरी एंड नेसेसरी। इसके लिए क्या करना? CXXY